साल 2017 में यूपी के उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। पीड़ित लड़की की मां हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पहुंच गई। इससे पहले हाई कोर्ट ने पॉक्सो केस में शर्तों के साथ पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने का फैसला सुनाया था। हालांकि कुलदीप सिंह सेंगर को अब भी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी उन्हें 10 साल की सजा हुई थी। लेकिन पॉक्सो केस में हाईकोर्ट से जमानत का फैसला आने के बाद पीड़ित लड़की की मां ने अपना गुस्सा निकाला। कुलदीप विधायक को उसको बेल मिल गई सर, उसको बेल नहीं मिलना चाहिए, तभी हमको सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। हमको सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक का लाया, हमको भरोसा है कि हमको सुप्रीम कोर्ट ने न्याय हमको मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट से हमको भरोसा है। पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी और सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई। करीब 8 साल से इंसाफ की लड़ाई लड़ रही पीड़ित लड़की की मां हाईकोर्ट के फैसले पर बुरी तरह भड़क गईं और उन्होंने यह दावा कर दिया कि कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दिए जाने से उनकी बेटी की जान खतरे में पड़ सकती है। मेरे पति के भरे हुए खून के कपड़े देख देख के जज साहब ने, धर्मेंद्र मिश्रा जज, धर्मेंद्र शर्मा जज ने हमको न्याय दिया। हम नहीं जानते थे, हमको हाई कोर्ट ने हमको ऐसे कर पाएगी, मेरे बच्चे के जान के लिए खतरा कर देंगे दो जज। पीड़ित लड़की की मां ने नाराजगी जाहिर करते हुए ये तक कह दिया कि उनको हाई कोर्ट पर भरोसा ही नहीं रहा। हमको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, हमको हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं है, हमको न्याय चाहिए। पीड़ित लड़की ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और हाईकोर्ट से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की। उन्नाव रेप केस में ट्रायल कोर्ट से पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को साल 2019 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन करीब 7 साल की सजा के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को शर्तों के साथ जमानत देने का फैसला सुना दिया। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने सेंगर की सजा को सुनवाई पूरी होने तक रद्द कर दिया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पॉक्सो एक्ट की धारा 5 के तहत पब्लिक सर्वेंट के तौर पर कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने टिप्पणी की कि सेंगर पॉक्सो एक्ट की धारा 5 के तहत पहले से निर्धारित कैटेगरी के दायरे में नहीं आते, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो किसी सरकारी पद पर नहीं थे, इसलिए उन्हें पब्लिक सर्वेंट वाली कैटेगरी से बाहर माना गया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक पॉक्सो की धारा 4 के तहत किसी व्यक्ति को दी जाने वाली न्यूनतम सजा 7 साल है, जिसे कुलदीप सिंह सेंगर पहले ही भुगत चुके हैं। मतलब हाई कोर्ट के जजों ने पॉक्सो एक्ट की धारा 5 का हवाला देकर कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत मंजूर कर दी। कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया और सुनवाई के बाद 53 पन्नों का आदेश जारी किया। अपने आदेश में कोर्ट ने सेंगर को जमानत देने के लिए लगाई गई कई तरह की शर्तों का भी जिक्र किया। जमानत के लिए कोर्ट ने जो शर्तें रखी, उनके मुताबिक जमानत के बाद सेंगर को पीड़ित लड़की के 5 किलोमीटर के दायरे से दूर रहना होगा। उन्हें हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करना होगा, अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा ताकि वो देश छोड़कर न जा सके। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ लिखा कि एक भी शर्त तोड़ने पर कुलदीप सिंह सेंगर की बेल रद्द कर दी जाएगी। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद बखेड़ा खड़ा हो गया। पीड़ित परिवार के साथ ही कई लोगों ने कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दिए जाने के फैसले पर सवाल उठाए और इसे पीड़ित लड़की के लिए खतरा बताया। 8 साल पहले हुए उन्नाव रेप केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 70 किलोमीटर दूर उन्नाव जिले के माखी गांव की चर्चा पूरे देश में शुरू हो गई थी, क्योंकि इस गांव की रहने वाली 17 साल की एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया था कि उसे अगवा करके कई दिन तक उसका गैंगरेप किया गया था। लड़की ने इस मामले में जो एफआईआर दर्ज करवाई थी, उसमें उस वक्त के बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का नाम शामिल था। साल 2017 में सेंगर ने बीजेपी की टिकट पर उन्नाव की बांगरमऊ विधानसभा सीट से चुनाव जीता था, लेकिन चुनाव जीतकर विधायक बनने के कुछ ही महीने बाद कुलदीप सिंह सेंगर पर पीड़ित लड़की ने अगवा करके गैंगरेप करने का आरोप लगा दिया था। पीड़ित लड़की की तरफ से दर्ज एफआईआर के मुताबिक 4 जून 2017 को विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने घर बुलाया था और वहीं पर उसका रेप किया गया था। पीड़ित लड़की ने बताया था कि इस घटना के बाद वो माखी थाने में केस दर्ज करवाने पहुंची थी, लेकिन दावा किया गया कि दबाव में पुलिस ने एफआईआर में विधायक का नाम लिखा ही नहीं था। 22 जुलाई 2017 को पीड़ित लड़की ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई थी। फिर 30 अक्टूबर 2017 को
विधायक की तरफ से पीड़ित और उसके परिवार के खिलाफ माखी थाने में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमेबाजी और कानूनी लड़ाई शुरू हो गई थी। इसी दौरान 2018 आया। 3 अप्रैल 2018 को कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर पर पीड़ित लड़की के पिता पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया गया और मामला एक बार फिर थाने तक पहुंच गया था। लेकिन पीड़ित परिवार के वकील के मुताबिक उस मामले में भी पुलिस ने दबाव में आकर पीड़ित के पिता के खिलाफ ही गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था। यानी दोनों परिवारों के बीच लड़ाई और ज्यादा उलझती चली गई। इसी दौरान 9 अप्रैल 2018 को जेल में पीड़ित लड़की के पिता की हालत बिगड़ गई थी और उन्नाव जिला अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया था। इसके बाद पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया था कि पुलिस वालों ने टॉर्चर करके उनके पिता की हत्या कर दी और उसी टॉर्चर से उनके पिता की मौत हुई। इस घटना के बाद तो कोहराम मच गया। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में उन्नाव रेप केस और पीड़ित लड़की के पिता की मौत के मामले की चर्चा शुरू हो गई थी। मामले ने तूल पकड़ा तो जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी गई और सीबीआई ने पूरे मामले की नए सिरे से जांच शुरू कर दी थी। सीबीआई ने बीजेपी के तब के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर लगे रेप केस और पीड़ित लड़की के पिता की मौत के मामले को जोड़कर छानबीन शुरू की और सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए थे। काफी छानबीन के बाद 13 अप्रैल 2018 को सीबीआई ने सुबह 4 बजे रेप मामले में आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को हिरासत में ले लिया था। सीबीआई ने 4 महीने बाद 11 जुलाई 2018 को दुष्कर्म मामले में चार्जशीट दायर की थी, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर, उनके भाई अतुल सिंह और 5 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। मामला कोर्ट में पहुंचा, लेकिन ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार के साथ जो घटनाएं हुई उन्होंने इस मामले में नया मोड़ ला दिया, क्योंकि रेप मामले में आरोपी बन चुके विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उनके भाई के जेल में बंद रहने के दौरान भी पीड़ित परिवार पर हमले नहीं रुके थे और यहां तक कि पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि केस वापस लेने के लिए उन पर लगातार दबाव बनाया जाता रहा, धमकियां भी दी गई थी। लेकिन साल 2019 में मामला और भी भयावह मोड़ पर पहुंच गया था। 4 जुलाई 2019 को पीड़ित के चाचा को 19 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुना दी थी। उन्हें रायबरेली की जेल में बंद कर दिया गया था। पीड़ित लड़की अपने वकील के साथ रायबरेली जेल में बंद अपने चाचा से मिलने जा रही थी, तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी थी। हादसे में पीड़ित लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई और उसकी एक चाची और एक मौसी की मौत हो गई थी। शुरू में इसे सड़क दुर्घटना बताया गया था, बाद में जांच में सामने आया कि यह हमला साजिश के तहत करवाया गया। मतलब यह कि पीड़ित लड़की की तरफ से केस दर्ज करवाने के कुछ ही महीनों के बाद जेल में संदिग्ध हालात में उसके पिता की मौत हुई। इसके बाद रेप केस के एक गवाह की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। फिर खुद पीड़ित को ट्रक से कुचलने की कोशिश की गई और इस सब का आरोप जेल में बंद कुलदीप सिंह सेंगर पर लगाया गया। पीड़ित लड़की ने 12 जुलाई 2019 को उस वक्त के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर आरोपी विधायक से पूरे परिवार को जान का खतरा बताया था और सुरक्षा की गुहार लगाई थी, क्योंकि सड़क हादसे में जान गंवाने वाली उसकी चाची भी रेप केस की अहम गवाह थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़ित परिवार को सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई थी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने केस को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने का भी आदेश दे दिया था। दिल्ली की ट्रायल कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को 16 दिसंबर 2019 को आजीवन कारावास और 25 लाख जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई थी। और इस सब के बीच उन्नाव रेप पीड़ित और उनकी मां ने दिल्ली पुलिस पर सुरक्षा देने के बहाने जबरदस्ती धरने से उठाने और साथ ले जाने का आरोप लगाया। आरोप यह भी लगा कि पुलिस ने रेप पीड़ित की मां को बीच सड़क पर फेंक दिया, उनकी लड़की को अपने साथ लेकर चली गई। और यह घटना तब हुई जब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ रेप पीड़ित, उनकी मां और योगिता भयाना नाम की सामाजिक कार्यकर्ता इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठ गईं। इस पर पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती हटाना शुरू किया, लेकिन रेप पीड़ित की मां ने वहां से हटने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस उन्हें उठाकर ले जाने में जुट गई। नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, गाड़ी में नहीं करेंगे। किसी तरह पुलिस के लोग उन्हें खींचकर सड़क पर खड़ी बस के पास ले आए, लेकिन बस के पास पहुंचने के बाद वो सड़क पर ही बैठ गईं और किसी भी सूरत में पुलिस की गाड़ी में नहीं बैठने की जिद पर अड़ गई। पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें समझाने और मनाने की तमाम कोशिश की, लेकिन लाख समझाने बुझाने के बाद भी वो नहीं मानी। इसके बाद एक बार फिर पुलिस के लोगों ने उन्हें जबरदस्ती बस में चढ़ाने की कोशिश शुरू की।
इस दौरान पुलिस के अधिकारी लगातार उनसे सहयोग करने और बस में बैठने की अपील करते रहे। हमारी गाड़ी है नहीं, हमारी गाड़ी नहीं है, मेरी गाड़ी नहीं है। इंडिया गेट के सामने सड़क पर हंगामा होता देख वहां लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि बाद में सामाजिक कार्यकर्ता के समझाने के बाद किसी तरह रेप पीड़ित की मां बस में बैठ गई और उनके बैठने के बाद पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता और रेप पीड़ित को भी उसी बस में बैठा लिया। इसके बाद पुलिस उन तीनों को वहां से लेकर निकल गई, लेकिन उन्हें कहां ले जाया गया इसकी जानकारी किसी को नहीं दी गई। और इसे लेकर रेप पीड़ित के साथ धरने पर बैठी सामाजिक कार्यकर्ता ने पुलिस पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वो लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती हटा दिया। हम यहाँ सिर्फ बैठे थे कि हमें इस जो ये फैसला है उसके खिलाफ है, और उसके बाद कम से कम पुलिस को ये तो देखना चाहिए कि हम लोग कोई नाजायज काम नहीं कर रहे। इतना सब कुछ होने के बाद भी इस मामले में बवाल नहीं थमा। रेप पीड़ित की मां ने पुलिस पर आरोप लगाया कि धरना स्थल से हटाने के बाद पुलिस ने जबरदस्ती बस से उन्हें उतार दिया था और उनकी बेटी को पुलिस साथ ले गई। आरोप लगाया गया कि पुलिस वाले रेप पीड़ित को सुरक्षा देने के बहाने बस में बैठाकर शहर के अंदर ही घुमाते रहे। और इसके बाद रेप पीड़ित ने फोन करके सामाजिक कार्यकर्ता को इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों पर बंदी बनाने का आरोप लगाया। मुझे मैम सीआरपीएफ के लोग बंदी बना, क्योंकि गृह मंत्रालय से ऑर्डर आ गया है। सीओ सर बोले हैं कि इनको घर लेके जाओ। घर जाएंगे सर, मैम मेरा मकान मालिक घर खाली करा दिए देगा। इस दौरान वो बुरी तरह घबराई दिखी और मदद की गुहार लगाती रही। ये बताओ कि तुम्हें अभी कहाँ लेके जा रहे हैं, और तुम्हारी मम्मी को तो रास्ते में उन्होंने सड़क पे फेंक दिया ऐसे जैसे कि वही तो यही चीज है ना। बताओ मैम मैं क्या करूं, मुझे घर लेके जा रहे हैं, मैं घर कैसे जाऊं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से भी गुहार लगाई कि वो उन्हें जाने दें, लेकिन लाख मिन्नत करने और गुहार लगाने के बाद भी पुलिस अधिकारियों पर उनकी अपील का कोई असर होता नहीं दिखा। जबकि रेप पीड़ित अधिकारियों को यह समझाने की कोशिश करती रहीं कि उन्हें वकील के पास जाना है ताकि वो दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकें। करेंगे नहीं करेंगे आप, मुझे कुछ बताएंगे नहीं बताएंगे आप वकील के पास जाऊं कि ना जाऊं, आपके अकॉर्डिंग सर मैं नहीं जा। अब न्याय। सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना से बात करते हुए वो लड़की पुलिस अधिकारियों से झगड़ती भी नहीं। नहीं जा सकती हो, मैं नहीं जा सकती हूँ। आप सुरक्षा करें, इसका मतलब ये नहीं मुझे बंदी बना के रखेंगे, मुझे मारने मतलब इसे मुझे वकील से मिलना है सर। कितने बार बोलूंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बार बार पूछने के बाद भी पुलिस ने ये नहीं बताया कि वो उन्हें कहां ले जा रही है। और इसी वजह से रेप पीड़ित और उनकी मां बुरी तरह घबराई नजर आई। सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना लगातार रेप पीड़ित के साथ मोबाइल फोन के स्पीकर पर बात करती रहीं ताकि किसी भी तरह उनकी लोकेशन का पता लगाया जा सके। नहीं, उनको बोलो ऑर्डर दिखाएं, आप उतर जाओ, आप गाड़ी से उतर जाओ। बोला हमें नहीं जाना, गाड़ी से उतर जाओ। रेड लाइट पे सुनो, रेड लाइट पे गाड़ी का बटन दबाओ और उतर जाओ। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस जानबूझकर उन्हें परेशान कर रही है, जिससे वो लोग फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट न जा सके। ये जानबूझ के कर रहे हैं क्या? ये चाह ही नहीं रहे आप साइन करो। जानबूझ के क्या, मैं भी गृह मंत्रालय से ऑर्डर आ गया है, सरकार का ऑर्डर आया है कि विक्टिम की सुरक्षा है तो विक्टिम को कैद रखो। कार में रेप पीड़ित की मां को साथ लेकर सामाजिक कार्यकर्ता लगातार मोबाइल फोन के स्पीकर पर उनसे बात करती रहीं और उनसे किसी भी तरह पुलिस की गाड़ी से उतरने के लिए कहती रहीं। सामाजिक कार्यकर्ता से बातचीत के दौरान रेप पीड़ित ने बताया कि पुलिस अधिकारियों को सरकार से उन्हें सुरक्षा देने का ऑर्डर मिला, लेकिन आरोप लगाया गया कि सुरक्षा देने के बहाने पुलिस उन्हें परेशान करने में जुट गई। इस दौरान रेप पीड़ित ने अधिकारियों से सरकार का ऑर्डर दिखाने की अपील की, लेकिन अधिकारियों पर उनकी अपील का कोई असर नहीं हुआ। बाद में सामाजिक कार्यकर्ता ने रेप पीड़ित को पुलिस से मदद मांगने की सलाह दी। सर मुझे ऑर्डर दिखाइए, सुरक्षा अभी चाहिए, अभी चाहिए, नहीं तो बोलो अभी 112 नंबर पे कॉल करो, मुझे बोलो मुझे बंदी बनाया जा रहा है। काफी देर तक मोबाइल फोन के स्पीकर पर रेप पीड़ित बात करती रहीं। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता के साथ बैठी उनकी मां रोती बिलखती रहीं और हाथ जोड़कर अपनी बेटी के लिए मदद की अपील करती रहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने उन्हें और उनकी बेटी को जबरदस्ती धरने वाली जगह से उठाया था और बाद में उन्हें धक्के मारकर बस से नीचे उतार दिया था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सीआरपीएफ के जवानों ने उनके साथ बदतमीजी भी की। मेरी लड़की को बंदी बना के सीआरपीएफ हमको धक्का दे के उतार दिया। बोला तुम्हारी ड्यूटी हम नहीं कर रहे, तुम उतरो मैडम मेरी गाड़ी से। न्यूज़ 18 के कैमरे पर बिलखते हुए उन्होंने सरकार से अपने लिए और अपने बच्चों के लिए सुरक्षा की मांग की।
तो जब सिक्योरिटी मिलेगी तभी हम धरना प्रदर्शन से उठेंगे, तभी मेरे बच्चे सेफ रहेंगे, देवर का बच्चा सेफ रहेगा। उन्होंने इस बात की भी आशंका जताई कि कहीं कुलदीप सिंह सेंगर के लोग उनके बच्चों को नुकसान न पहुंचा दें। और रेप पीड़ित की मां की तरह उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रहने वाली उनकी बहन ने भी परिवार के लोगों पर हमला होने की आशंका जताई और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुलदीप सिंह सेंगर और उनके आदमियों ने मिलकर उनके परिवार के कई लोगों की हत्या की थी। उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ। वो बाहर तो आ गए हैं लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुलदीप सिंह सेंगर के लोग उनके परिवार को आए दिन जान से मारने की धमकी देते हैं। आदमी बाहर घूम रहे हैं, धमकियां देते हैं कि अब तो भैया आ ही रहे हैं, अब तुम मेरा क्या कर सकती हो, एक एक को मारूंगा। रेप पीड़ित की बहन ने कोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द करने की अपील की। और उन्नाव रेप के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनके गांव में लोगों ने खुशियां मनाई। लोगों ने पटाखे जलाकर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कुछ लोग माखी गांव में उनके घर के बाहर पटाखे जलाते नजर आए। कुलदीप सिंह सेंगर के परिजनों ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया और उन्हें साजिश के तहत फंसाए जाने का आरोप लगाया। भगवान के आभारी हैं कि आज हमारी प्रार्थना सुनी गई और सच की जीत हुई। क्या लगता है साजिश? बिल्कुल साजिशों फंसाया गया, बिल्कुल घोर साजिश, 100% साजिश फंसाई गई। कुलदीप सिंह सेंगर के परिजनों ने उनके बेगुनाह होने का दावा किया। उधर उत्तर प्रदेश के अमेठी में ट्रेन के अंदर छात्रों के बीच मारपीट हो गई। उत्तर प्रदेश के अमेठी में इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई। वहां ट्रेन में चढ़ने को लेकर झगड़ा हुआ और वो लोग आपस में भिड़ गए। इस मारपीट में उनमें एक छात्र के सिर पर गंभीर चोटें आईं। यूपी के प्रतापगढ़ में रेप का एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। वहां पट्टी थाने की पुलिस ने जावेद नाम के आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया था। पैर में गोली लगने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन वो वहां से भाग निकला। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एंटी करप्शन टीम ने एक दारोगा को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दारोगा हापुड़ क्राइम ब्रांच टीम में तैनात बताए गए। आरोप लगाया गया कि बागपत में हुए एक मर्डर के मामले की जांच के दौरान उन्होंने एक पक्ष से रिश्वत लेने की कोशिश की थी। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अरावली की पहाड़ियों से जुड़ी। दिल्ली से गुजरात तक फैली अरावली की पहाड़ियों को अवैध खनन से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक्शन लेते हुए अरावली रेंज में खनन को पूरी तरह बैन कर दिया। पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से राज्यों को अरावली में किसी भी नए खनन पट्टे को जारी करने पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए। लेकिन इस सब के बीच अरावली पर्वत श्रृंखला पर अवैध खनन का खेल बिना किसी रोक टोक के जारी रहा। न्यूज 18 की टीम ने राजस्थान में अलवर के नजदीक एक गांव में अरावली पहाड़ियों का जायजा लिया और चौंका देने वाली बात यह कि वहां खनन माफिया के लोग दिन दहाड़े पहाड़ को काटते नजर आए। इसके लिए उन्होंने बुलडोजर लगा रखा था। यही नहीं, बारूद के जरिए भी पहाड़ पर धमाके किए गए। हमारी आंखों के सामने आप देखिए कि किस वक्त धुएं के गुब्बार उठे, इसलिए ब्लास्ट किया। और यहाँ पर आप देखिए कि बिल्कुल यहाँ पर अभी भी धुएं के गुब्बार उठ रहे हैं। अलवर के गुलेड़ा गांव में अरावली पर्वत पर उस वक्त विस्फोट किया गया जब न्यूज 18 की टीम वहां मौजूद थी। गांव के लोगों ने बताया कि खनन माफिया वहां कई साल से एक्टिव है और उसने उस गांव में मौजूद पहाड़ी को धीरे धीरे खत्म कर दिया। लोगों ने बताया वो अवैध खनन की शिकायत प्रशासन से कई बार कर चुके हैं, लेकिन आरोप है कि प्रशासन के अधिकारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया। गुलेड़ा गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग ने बताया कि उनके बचपन में वहां गगनचुंबी पहाड़ हुआ करता था। जब हमने होश संभाला, जब ये पहाड़ यहाँ पे था बड़ के पास, और ये खोदते 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 ये पूरा चला गया। बुजुर्ग के मुताबिक खनन माफिया की वजह से उस गांव में रहने वाले लोग भी मुश्किलों का सामना करने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि पहाड़ तोड़ने के लिए जब धमाके किए जाते हैं तो पूरा गांव दहल उठता है। ब्लास्टिंग होती है, कुंटल कुंटल 1.5 कुंटल 20-20 किलो बारूद डाल के चलाते हैं। घरों में डर लगता होगा आप लोगों को? अरे हिल जाते हैं सर घर। हाँ, ऐसे हिलते हैं जैसे कंपन हो गया, भूकंप आ गया। इस सबके बीच अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए प्रदर्शन भी जारी रहे। राजस्थान के माउंट आबू में कुछ लोगों ने अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया। उधर उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई हिंसा के आरोपी तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग के बारात घर पर बुलडोजर चला दिया गया। 2 दिन तक चली कार्रवाई के बाद पूरे बारात घर को मिट्टी में मिला दिया गया और बारात घर का गुंबद गिरते ही बरेली प्रशासन की यह कार्रवाई पूरी हो गई।
बरेली प्रशासन को इस बारात घर को ध्वस्त करने में 2 दिन का वक्त लगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4 बुलडोजर लगे, तब जाकर वो गुम्बद गिरा। यानी कि पूरी तरीके से जो ये बनाया गया था, पूरी तरीके से अवैध रूप से बना हुआ ये बारात घर आखिरकार आज जमींदोज हो गया। आरोपों के मुताबिक बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा की पूरी साजिश उसी बारात घर में रची गई थी। जांच के दौरान वहां 19 सितंबर को हुई एक मीटिंग की बात भी सामने आई। उसके बाद तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग के बारात घर पर कार्रवाई की गई। इधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आवारा कुत्ते को खाना खिलाने पर बवाल मच गया। बताया गया वहां बालाजी विहार कॉलोनी में एक मुस्लिम परिवार के लोगों ने कुत्ते को खाना खिलाया, जिसके बाद लोग भड़क गए और उस कॉलोनी के लोगों ने उनके मकान के नीचे जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने भी जमकर बवाल किया। इस कॉलोनी में हिंदू रहेगा ना कोई मुस्लिम रहेगा। इसके बाद जानकारी मिलने पर वहां पहुंची पुलिस ने भड़के लोगों को शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने आवारा कुत्ते को खाना खिलाने के आरोपी मुस्लिम परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान उन लोगों ने उनसे फ्लैट खाली करवाने की मांग की और गुस्साए लोगों ने उनके फ्लैट के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। वहां भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और प्रदर्शन कर रहे लोग उनके फ्लैट के नीचे खड़े होकर नारेबाजी करते रहे। इस दौरान वो आवारा कुत्ते को खाना खिलाने वाले आरोपी परिवार को कॉलोनी से निकालने की मांग पर अड़ गए। हंगामे का मामला गाजियाबाद के कविनगर इलाके में हुआ। जानकारी मिली कि काफी देर तक प्रदर्शन चलने के बाद पुलिस उस परिवार को थाने ले गई ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। सौ बात की एक बात है कि हर बात में हिंदू मुसलमान होने की लिमिट क्या कानून से भी तय नहीं होगी। आरोप है कि गाजियाबाद में एक परिवार आवारा कुत्ते को खाना खिलाता था तो बवाल हो गया। अभी कुछ दिन पहले अदालत ने भी साफ कहा था कि आवारा कुत्तों को खाना खिलाना है तो वो जगहें तय की जाएं, क्योंकि आवारा कुत्ते लोगों के लिए खतरा हैं। तो लोगों ने बवाल कर दिया। लेकिन जो बवाल हुआ उसमें हिंदूवादी संगठनों ने बोला कि वहां पर बस हिंदू परिवार रहेंगे, मुस्लिम परिवार नहीं रहेगा, क्योंकि कुत्ते को खाना खिलाने वाला परिवार मुस्लिम था। तो उनके खिलाफ बवाल इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने आवारा कुत्तों को खाना खिलाया, या इसलिए हुआ कि वो मुसलमान हैं, या इसलिए हुआ क्योंकि वो मुसलमान हैं और उन्होंने आवारा कुत्ते को खाना खिलाया। अदालत ने आवारा कुत्तों को हटाने के लिए बोला था ना, आवारा कुत्तों को हटाने के लिए बोला था, और वो काम भी प्रशासन को करना है। आप परिवारों को ही हटाने पहुंच गए हो और आप क्या कह रहे हो कि मुसलमान यहां नहीं रह सकते। तो खुलकर या तो यह डिमांड कर दो कि हिंदू अलग रहेंगे, मुसलमान वहां नहीं रह सकते। संविधान के हिसाब से तो आप ये कर नहीं सकते, लेकिन आपको डिमांड ही करनी है तो यह डिमांड कर दो, सरकार बना दे कानून, फिर जिसको कानून मंजूर ना हो वो जाए अदालत। लेकिन इसमें आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाला मामला क्यों मिक्स कर रहे हो? कोई हिंदू आवारा कुत्तों को खाना खिलाए तो वो ठीक है क्या? हिंदू खिलाए तो ठीक है, मुसलमान खिलाए तो गलत है क्या? ये कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो आप? कह क्या रहे हो आप? समझ में तो सबको आ रहा है, लेकिन समझ में किसी को नहीं आ रहा। सौ बात की एक बात। उधर यूपी के इटावा में सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने के चक्कर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर एक्शन ले लिया गया। उत्तर प्रदेश के इटावा में ट्रैफिक नियमों को तोड़कर वीडियो बनाने वाले कुछ कार सवार लोगों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन ले लिया। उन कार सवार लोगों ने सड़क पर स्टंट करते हुए वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो के सामने आने पर पुलिस उनकी तलाश में जुट गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में चेकिंग के दौरान एक कार सवार ने बैरिकेड को टक्कर मारकर गिरा दिया। वहां इसकी चपेट में आने से 2 पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड घायल हो गए। मध्य प्रदेश के गुना में एक ही परिवार के 7 लोगों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया। बताया गया परिवार ने किसी से 50,000 रुपए उधार लिए थे। दावा है कि उधार देने वाले व्यक्ति ने उस परिवार की 14 साल की लड़की से अपने बेटे की शादी कराने की जिद पकड़ ली। आरोप लगा कि इनकार करने पर उसी ने हमला करवा दिया। उधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के एक पार्षद ने बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर को फटकार लगा दी। बीजेपी पार्षद मयंक गर्ग ने आरोप लगाया कि वो जूनियर इंजीनियर बिजली विभाग का काम लंबे वक्त से टाल रहे थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि फोन करने पर जूनियर इंजीनियर ने बदतमीजी की और इससे नाराज होकर बीजेपी पार्षद मयंक गर्ग बिजली घर में पहुंच गए। वहां वो उस जूनियर इंजीनियर को फटकार लगाते सुनाई दिए। कितने साल हो गए नौकरी करते रहे? बात क्या है ये तो बताइए। अरे हम तेरे से बात कर रहे हैं, तमीज नहीं है क्या बात करने की फोन पे?
क्या बता रही, मैंने कल नहीं बताया तो? इस दौरान मयंक गर्ग और उस जूनियर इंजीनियर के बीच जमकर बहस हुई। मैंने गाली दी तुझे? मैंने गाली तुम्हें दी यार। गाली दे रहा भी सारा बस से। सहारनपुर के उस बिजली घर में थोड़ी देर के बाद कुछ लोग वहां पहुंचे और उन्होंने बीजेपी पार्षद मयंक गर्ग को शांत करने की कोशिश की। और बीजेपी पार्षद मयंक गर्ग के मुताबिक इस बहस के बाद उस जूनियर इंजीनियर ने उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी और बीजेपी पार्षद मयंक गर्ग पर सरकारी दस्तावेजों को फाड़ने, गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा दिया। इस मामले में पार्षद मयंक गर्ग और उस जूनियर इंजीनियर ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी। कोई सरकारी कागज नहीं फाड़ा, कोई कुछ नहीं, वो सब आरोप उन्होंने झूठे लगाए हैं, उसकी जांच पुलिस करेगी। मयंक गर्ग ने दावा किया कि बिजली के काम को लेकर उन्होंने उस जूनियर इंजीनियर से फोन पर बात की थी, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि फोन पर उस जूनियर इंजीनियर ने उनसे बदतमीजी से बात की। इसके बाद वो बिजली घर पहुंच गए थे और उन दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। उधर मध्य प्रदेश के देवास में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के सामने एक व्यक्ति और उनकी पत्नी ने खुद को आग लगा ली। बताया गया कि उनके पड़ोसी ने तहसीलदार से अवैध कब्जे को लेकर शिकायत की थी और उनकी शिकायत के बाद प्रशासन की टीम वहां अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंच गई। लेकिन अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम की मौजूदगी में उस व्यक्ति और उनकी पत्नी ने पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर लिया। इसके बाद तो वहां चीख पुकार मच गई। कई लोग आग बुझाने की कोशिश करते नजर आए। उनमें कुछ लोगों ने अपनी जैकेट उतारी और जैकेट की मदद से आग बुझाते दिखे। थोड़ी देर में आग बुझा ली गई, लेकिन उस व्यक्ति और उनकी पत्नी के शरीर का कुछ हिस्सा झुलस गया। देवास के सतवास में हुई इस घटना के बाद उन्हें इलाज के लिए इंदौर भेजा गया। और इस घटना के बाद वहां मौजूद लोग भड़क गए। आरोप लगा कि उन्होंने बुलडोजर पर पथराव कर दिया और इस दौरान पुलिस के लिए हालात पर काबू पाना मुश्किल हो गया, क्योंकि भीड़ हंगामा करते हुए थाने पहुंच गई। वहां पुलिसकर्मी लोगों को समझाते दिखाई दिए। देवास के सतवास इलाके में तहसीलदार को अवैध कब्जे को लेकर शिकायत मिली। बताया गया कि खुद को आग के हवाले करने वाले उस व्यक्ति के पड़ोसी ने यह शिकायत की थी। उस व्यक्ति पर आरोप लगा कि उन्होंने नाले के पास अतिक्रमण करके अपना मकान बनाया था। इसकी शिकायत मिलने पर नगर परिषद और पुलिस की टीम वहां पहुंच गई, लेकिन उस व्यक्ति और उनकी पत्नी ने खुद को आग के हवाले कर दिया। सतवास क्षेत्र में व्यास परिवार है, जिसमें कि आपसी उनका कुछ डिस्प्यूट भी है और जिसको लेकर आज अतिक्रमण वहाँ पर हटाते समय घटना हुई है। तत्कालीन मौके पर पहुंचकर उनको उपचार हेतु भेजा गया है। इस घटना के अगले दिन नगर परिषद और पुलिस की टीम वहां पहुंची और अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया। इधर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक मजार तोड़ने के आरोप में बजरंग दल के नेता नरेंद्र हिंदू को गिरफ्तार किया गया। मजार तोड़े जाने के बाद वहां रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए, जिसके बाद सुरक्षा को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। क्योंकि इससे पहले बजरंग दल के नेता भारी भरकम हथौड़े से मजार हटाते नजर आए। उन्होंने पहले ईंट से उस मजार को तोड़ने की कोशिश की, फिर हथौड़े से उस मजार की ईंटें हटा दी। राष्ट्रगान और वंदे मातरम के प्रति आपको समर्पण दिखाना पड़ेगा। फतेहपुर के मवई गांव में मजार तोड़े जाने के दौरान काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। इस बीच एक कार्यकर्ता लगातार पैर से ईंट हटाते रहे। ये बांग्लादेश नहीं है कि किसी हिंदू को जो है उल्टा कर दिया गया। हालांकि बाद में बजरंग दल के नेता नरेंद्र हिंदू को मजार तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। सौभाग्य की एक बात यह कि प्रशासन की लापरवाही कहीं कहीं साफ दिख जाए तो वीडियो बहुत बढ़िया बन जाता है और लोगों को कहने को मिल जाता है कि देखा क्या हो रहा है भाई, देखो क्या हो रहा है, देश में कैसी अंधेरगर्दी मची हुई। इसमें कई नेता लोग भी अब क्या करने लग गए हैं कि खुद ही पहुंचकर वहां अधिकारियों को फटकार लगाने लगते हैं कि ये कैसी अंधेरगर्दी मचा रखी है। तो पब्लिक को भी लगता है कि भाई बात तो सही है, नेता भी तो हड़का रहे हैं, देखो कैसी अंधेरगर्दी मचा रखी है विभाग वालों ने। लेकिन पता चल रहा है कि यही करने पर मध्य प्रदेश की मंत्री को मुख्यमंत्री से ही सुनना पड़ गया। तो क्या मुख्यमंत्री कह रहे थे कि अधिकारियों को जाकर फटकार क्यों लगा दी? नहीं, कहानी कुछ और निकली। हुआ क्या कि एक सड़क बनाई गई, सड़क ऐसी बनाई गई कि पैर मारो तो उखड़ जाए। तो सड़क की जब इंस्पेक्शन हुई तो काम रिजेक्ट कर दिया गया कि ऐसा काम नहीं चलेगा, दोबारा बनाओ। तो यहां तक तो सब ठीक था। उसके बाद वहां पहुंच गई मंत्री जी, उन्होंने भी दिखाया जूते से सड़क को उखाड़कर और अधिकारियों को फटकार लगा दी। लोगों ने देखा कि देखो मंत्री जी फटकार लगा रही। लेकिन खबर है कि सीएम ने सुना दिया मैडम को कि कौन सी सड़क को जूते से उखाड़कर अधिकारियों को झगड़ने पहुंच गई। वो काम तो पहले ही रिजेक्ट हो चुका था, सड़क दोबारा बन रही है। तो मंत्री जी को कैसे पता नहीं था? और अगर पता था तो क्यों पहुंच गई?
वीडियो तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आने के बाद कई लोगों को और ज्यादा अच्छा लग रहा है। मध्य प्रदेश के सतना में नई सड़क का निरीक्षण करने की वजह से राज्य की मंत्री प्रतिमा बागरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि सूत्रों ने दावा किया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक में उन्हें फटकार लगा दी। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रतिमा बागरी जिस सड़क का निरीक्षण करने पहुंची थी उसकी जांच पहले ही हो चुकी थी। जांच में वो सड़क प्रशासन के तय किए गए पैमानों पर खरी नहीं उतरी थी, लेकिन इसके बाद भी मंत्री प्रतिमा बागरी ने न सिर्फ उस सड़क का जायजा लिया बल्कि उसे बनाने में घटिया सामान इस्तेमाल करने को लेकर नाराजगी भी जताई थी। ये रोड बनी है, देख लो ये रोड बनी है, पूरी रोड निकाल दो इस तरह से ये लोग रोड बना रहे हैं। अपना आगे जाओ, इसका कोई देखा जोखा है? कौन करेगा? प्रतिमा बागरी ने सड़क को जूते से खोद दिया था और इस वाकये का वीडियो सामने आने पर सियासी बवाल छिड़ गया था, क्योंकि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए और मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर हमलावर हो गई। 3 किलोमीटर लंबी जिस सड़क को लेकर बखेड़ा खड़ा हुआ वो सतना के मझगवां इलाके में बनाई गई और प्रतिमा बागरी 22 दिसंबर को वहां निरीक्षण के लिए पहुंची थी, जबकि सड़क को बनाने का काम कई दिन पहले ही रोक दिया गया था, क्योंकि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने 15 दिसंबर को सड़क की जांच की थी। यानी प्रतिमा बागरी के निरीक्षण करने से एक हफ्ता पहले अधिकारियों ने जांच के बाद सड़क को अमानक स्तर का बताया था। मतलब वो सड़क तय किए गए मानकों के हिसाब से नहीं बनाई गई थी, क्योंकि उसे बनाने में जिस बजरी और तारकोल का इस्तेमाल किया गया था वो घटिया क्वालिटी के पाए गए थे। लोक निर्माण विभाग ने उस सड़क को उखाड़ने और फिर दोबारा बनाने के निर्देश दे दिए थे, लेकिन इसके 7 दिन बाद मंत्री प्रतिमा बागरी वहां पहुंच गई थी और उन्होंने सड़क की खराब गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे और जिला प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए थे। लेकिन प्रतिमा बागरी के ऐसा करने से उनकी मुसीबतें ही बढ़ गई, क्योंकि सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव उन पर भड़क गए और दावा है कि सीएम ने कैबिनेट मीटिंग में प्रतिमा बागरी के खिलाफ सख्त नाराजगी जाहिर की, क्योंकि वो उस सड़क का जायजा लेने पहुंच गई थी जो जांच में पहले ही खराब पाई गई थी। इस मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य सरकार को घेर लिया। मोहन यादव की सरकार के भ्रष्टाचार को सबके सामने लेके आए और उस मंत्री को डांट खानी पड़े, यानी इसका मैसेज क्या है? इसका मैसेज है कि भ्रष्टाचार के झूठ है सबको, कोई एक दूसरे को बताएगा नहीं। कांग्रेस ने सतना की उस सड़क को बनाने में भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगा दिया और जांच करवाने की मांग कर दी। उधर शिवसेना शिंदे गुट ने बीएमसी चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट में एकनाथ शिंदे और दूसरे बड़े नेताओं के साथ फिल्म अभिनेता गोविंदा को भी पार्टी ने अपना स्टार प्रचारक बनाया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में यात्रियों से भरी एक बस में बदमाशों ने जमकर लूटपाट की। बताया गया कि 8 बदमाशों ने चाकू दिखाकर उस बस में सवार लोगों से करीब 1 करोड़ की कीमत के गहने लूट लिए। गुजरात के सूरत में मगदल्ला बंदरगाह पर कोयले से लदी एक नाव पलट गई। जेटी तक कोयला पहुंचाने के दौरान नाव का संतुलन अचानक बिगड़ा और वो समुद्र में पलट गई। नाव में सवार 5 लोग जान बचाने के लिए समुद्र में कूद पड़े। उन लोगों को एक दूसरी नाव पर सवार लोगों ने बचाया। इधर दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा के अखलाक मर्डर केस में अखलाक के भाई ने यूपी पुलिस के गवाहों के बयान बदलने वाले दावे को झूठा बता दिया। पुलिस ने कोर्ट में याचिका देकर आरोपियों के खिलाफ केस वापस लेने की अपील की थी, जिसे एक रोज पहले कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट में दी गई अपील में पुलिस ने यह दलील भी दी थी कि बार बार गवाह बयान बदल रहे हैं, जिसे अखलाक के भाई जान मोहम्मद ने बेबुनियाद बता दिया। याचिका के मुताबिक अखलाक की पत्नी इकरामन ने आरोपियों की गिनती 10 बताई थी, जबकि अखलाक की बेटी शाइस्ता के मुताबिक घटना वाले दिन घर में 16 लोग घुसे थे और अखलाक के बेटे दानिश ने अपने बयानों में 19 लोगों की पहचान की थी। लेकिन अखलाक के भाई ने पुलिस के दावों को गलत बताया। बेटी कॉलेज में पढ़ने भी जाती है, दानिश भी पढ़ता था, तो वो ज़्यादा लोगों को बेटी पहचान सकती थी। उसने अपने बयान में 3 नाम और इंक्रीज किए हैं। बदलाव कुछ नहीं है, बदलाव उसे कहते हैं कि पिछले वाले खारिज करके अगर नए नाम जोड़े जाएं उसे आप बदलाव कह सकते हैं। ये बदलाव नहीं है, ये नाम बढ़ाए हैं क्योंकि वो ज़्यादा लोगों को पहचान सकती थी। यही दानिश ने भी किया है। हालांकि अखलाक केस में केस वापस लेने की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया और पुलिस को कड़ी फटकार भी लगाई। अदालत ने साफ कह दिया कि हत्या एक संगीन अपराध है और राज्य का काम ऐसे अपराधियों को सजा दिलाना है, ताकि समाज में लोगों के मन में कानून का डर पैदा हो। इसलिए अदालत ने केस वापस लेने की याचिका को खारिज कर दिया और आदेश दिया कि इस मामले की सुनवाई अब रोजाना की जाए।
ताकि जल्द से जल्द केस का निपटारा किया जा सके। वहां यह भी निर्देश दिए कि अखलाक केस की फाइल को सबसे अहम मामलों में शामिल किया जाए। साल 2015 में हुई अखलाक की हत्या के मामले में पुलिस ने फरवरी 2021 में चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन केस की सुनवाई इतनी धीमी रही कि अब तक ट्रायल रफ्तार नहीं पकड़ पाया और इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस वापस लेने की याचिका कोर्ट के सामने रख दी। 10 साल पुराने इस मामले में भीड़ ने अचानक अखलाक के घर पर हमला कर दिया था और यूपी के दादरी में अखलाक के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी गई थी। भीड़ ने सिर्फ इसलिए अखलाक को मारा था क्योंकि उन्हें शक था कि अखलाक के परिवार ने गाय का बछड़ा चोरी कर उसे मारकर खा लिया था। घटना रात के वक्त हुई थी जब अखलाक का पूरा परिवार उसके साथ घर पर ही था। उसी वक्त आरोपियों ने अखलाक को उसके घर से बाहर घसीटा था और पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना ने सिर्फ यूपी ही नहीं पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था, लेकिन घटना के 10 साल बाद भी निचली अदालत में केस की सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। उधर बेंगलुरु में दिन दहाड़े बीच सड़क पर एक लड़की के साथ मारपीट और छेड़छाड़ किए जाने का डरा देने वाला मामला सामने आया। आरोप नवीन कुमार नाम के एक युवक पर लगाया गया। दावा किया गया कि प्यार का प्रस्ताव ठुकराने पर उसने लड़की की पिटाई कर दी। घटना तब हुई जब वो लड़की कहीं जाने के लिए पीजी हॉस्टल से बाहर निकली थी और उसी दौरान कार से आए उस युवक ने उस पर हमला कर दिया। बचने के लिए लड़की ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उस युवक ने उसे दबोच लिया और उससे मारपीट शुरू कर दी। उसने लड़की के सिर, पीठ और गर्दन पर कई बार हमले किए। इस दौरान वो लड़की चीखती चिल्लाती रही। लड़की ने आरोप लगाया कि नवीन कुमार नाम के उस युवक ने मारपीट के अलावा उसके कपड़े तक फाड़ने की कोशिश की थी। बीच सड़क पर लड़की के साथ हुई बदसलूकी और मारपीट की यह घटना बेंगलुरु के ज्ञान ज्योतिनगर इलाके में हुई और इस घटना का पता चलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई। लड़की के मुताबिक करीब 3 महीने पहले उसकी पहचान उस युवक से हुई थी। उसने दावा किया कि उस युवक ने उसे प्रपोज किया था, जिसे उसने ठुकरा दिया था और उसी वजह से वो उस लड़की से बुरी तरह चिढ़ा हुआ था। लड़की ने आरोप लगाया कि पिछले कई दिन से वो युवक उसका पीछा करता था और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखता था। 22 दिसंबर को वो लड़की अपनी सहेली के साथ कहीं जाने के लिए अपने पीजी हॉस्टल से निकली थी, तभी उसने उस पर हमला कर दिया। डर के मारे उसकी सहेली चुपचाप खड़ी रही। स्कूटर पर 2 लोग भी वहां पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी लड़की को बचाने की कोशिश नहीं की। मारपीट और बदसलूकी करने के बाद वो युवक वहां से फरार हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इधर मुंबई के पास ठाणे में कपड़े के कारखाने में आग लग गई। मुंबई के पास ठाणे के भिवंडी इलाके में मौजूद कपड़े के कारखाने में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। इस घटना में एक कर्मचारी घायल हो गया। हालांकि यह पता नहीं चल सका कि फैक्ट्री में आग लगी कैसे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दावा किया गया कि जंगल से भटककर गांव पहुंचे एक बाघ ने 3 लोगों पर हमला कर दिया। इसकी वजह से पूरे इलाके में दहशत मच गई। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने बाघ की तलाश शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ के कैंप में तेंदुए के घुसने से अफरा तफरी मच गई। तेंदुए ने वहां काफी देर तक उत्पात मचाया और एक जवान को घायल कर दिया। उधर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के एक अस्पताल में मरीज और डॉक्टर में हुई मारपीट से पहले का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। कुछ दिन पहले अस्पताल में भर्ती उस मरीज और डॉक्टर के बीच जबरदस्त मारपीट हो गई थी, जिसके बाद भड़के लोगों ने उस डॉक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। और उसी मामले में सामने आए नए वीडियो में मारपीट के आरोपी डॉक्टर उस मरीज से बहस करते दिखे। तू कितना बड़ा है भाई? 32 साल का, कितना बड़ा? 4 साल तो बड़ा है। इस दौरान वो मरीज से तू तड़ाक करते दिखे, जिस पर मरीज के परिजन ने आपत्ति जताई। आप ऐसे करते, तू कितना बड़ा है भाई? बताया गया कि शिमला के आईजीएमसी यानी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में हुई यही बहस बढ़कर मारपीट तक पहुंच गई थी और उसी मारपीट से नाराज लोग आरोपी डॉक्टर के खिलाफ उतर आए थे। हालांकि हंगामा बढ़ने के बाद आरोपी डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन लोग उन्हें बर्खास्त करने की मांग पर अड़ गए थे, क्योंकि अस्पताल के अंदर आरोपी डॉक्टर ने बिस्तर पर लेटे उस मरीज को ताबड़तोड़ घूंसे मारे थे। उन्होंने मरीज के चेहरे पर भी एक के बाद एक कई मुक्के जड़ दिए थे, जिससे बवाल हो गया था। यहाँ पे देख सकते हैं आप सब। इस दौरान उस मरीज ने भी डॉक्टर पर लात चलाई थी, जिसके बाद गुस्से में आए डॉक्टर ने उनकी जमकर पिटाई कर दी थी। इसी बात पर भड़के मरीज के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया था।
जिसके बाद सरकार ने मारपीट के आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया था। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां कोर्ट में पेशी के लिए ले जाए जा रहे एक बदमाश पर सरेआम फायरिंग कर दी गई। विनय त्यागी नाम के उस बदमाश में लूट, डकैती और हत्या समेत उस पर 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं और उस पर तब गोलीबारी की गई जब पुलिस उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी। हरिद्वार के लक्सर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई इस फायरिंग से दहशत फैल गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस की गाड़ी पर एक पुल के पास हमला किया गया। उस गाड़ी में कई पुलिस कर्मियों के साथ बदमाश विनय त्यागी भी बैठा था। बताया गया कि हमलावरों ने घात लगाकर धावा बोला और अंधाधुंध गोलियां बरसाने के बाद फरार हो गए। इस हमले में गोली लगने से गैंगस्टर विनय त्यागी घायल हो गया और उसके अलावा 2 पुलिसकर्मी भी बदमाशों की फायरिंग में घायल बताए गए। उन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन बीच सड़क पर पुलिस की गाड़ी पर हमला होने से खलबली मच गई। पुलिस ने हरिद्वार के चप्पे चप्पे को खंगालना शुरू कर दिया ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। पुलिस ने बताया कि विनय त्यागी को 2 गोलियां लगी। अज्ञात हमलावरों ने जाम का फायदा उठा करके जो भी समझे उस पर फायर किया है। 2 गोलियां उसको लगी हैं। उत्तर प्रदेश में मेरठ के रहने वाले विनय त्यागी को 1.5 महीने पहले देहरादून से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ अलग अलग थानों में 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इनमें कई केस तो हत्या और हत्या की कोशिश के भी शामिल हैं। उस पर हमला तब किया गया जब पुलिस उसे रुड़की जेल से पेशी के लिए कोर्ट ले जा रही थी। उधर विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान बिहार की टीम ने इतिहास रच दिया। विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान बिहार ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। झारखंड की राजधानी रांची में खेले जा रहे मैच में बिहार ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 574 रन का पहाड़ जैसा स्कोर बना दिया। क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 84 बॉल पर 190 रन बना दिए। उन्होंने अपना शतक केवल 36 गेंदों में लगाया। इसके साथ ही वो 14 साल 272 दिन की उम्र में लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की ओर से खेलते हुए विराट कोहली ने 131 रन की पारी खेली। कोहली ने अपनी इस पारी के दौरान 14 चौके और 3 छक्के लगाए। इस मैच में दिल्ली ने आंध्र प्रदेश को 4 विकेट से हरा दिया। विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की ओर से खेलते हुए सिक्किम के खिलाफ रोहित शर्मा ने 94 बॉल में ताबड़तोड़ 155 रन बना दिए। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मैच खेला गया। अपनी इस पारी में रोहित शर्मा ने 9 छक्के लगाए। उनके शतक के दम पर मुंबई ने सिक्किम को 7 विकेट से हरा दिया। उधर चंडीगढ़ में मेयर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए उसके 2 पार्षदों ने बीजेपी का हाथ थाम लिया। चंडीगढ़ में जनवरी महीने में मेयर के चुनाव होने और चुनाव से करीब 1 महीने पहले आम आदमी पार्टी के 2 पार्षदों पूनम देवी और सुमन शर्मा ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। चंडीगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने पार्टी दफ्तर में दोनों पार्षदों को बीजेपी में शामिल करवाया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का स्टेटस और रुतबा दुनिया के अंदर कायम हुआ है। उन सब चीजों को देखते हुए आज हमारे बीच में 2 काउंसलर्स ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। इन 2 पार्षदों के आने के बाद चंडीगढ़ में बीजेपी के पास पार्षदों की कुल संख्या 16 से बढ़कर 18 हो गई और आने वाले मेयर चुनावों में उसकी जीत की उम्मीद और बढ़ गई, क्योंकि चंडीगढ़ नगर निगम में कुल पार्षदों की संख्या 35 है और मेयर चुनाव जीतने के लिए 19 पार्षदों का होना जरूरी है। लेकिन आम आदमी पार्टी के 2 पार्षदों के पाला बदलने की वजह से बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 18 पार्षद हो गए, जबकि 2 पार्षद कम होने के बाद आम आदमी पार्टी के पास 11 पार्षद बचे। कांग्रेस के पास 6 पार्षदों के साथ ही एक सांसद का वोट भी है, क्योंकि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 1 वोट सांसद भी डालते हैं और चंडीगढ़ से कांग्रेस के मनीष तिवारी सांसद हैं। इसलिए बहुमत के आंकड़े से बीजेपी 1 वोट पीछे है। हालांकि चंडीगढ़ मेयर के लिए होने वाला चुनाव इस बार बैलेट पेपर से न होकर हाथ खड़े करवाकर किया जाएगा। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी कम करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार पर नाराजगी जाहिर की। जनहित याचिका में एयर प्यूरिफायर को मेडिकल डिवाइस की श्रेणी में रखने की अपील की गई थी, ताकि इन पर लगने वाले जीएसटी को हटाया जा सके और प्रदूषण से परेशान जनता को थोड़ी राहत मिले। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदूषण की समस्या को गंभीर मानते हुए टिप्पणी की कि नागरिकों को साफ हवा देना सरकार का काम है और अगर लोगों को साफ हवा नहीं मिल रही तो कम से कम एयर प्यूरिफायर पर टैक्स कम किया जाए। अदालत ने प्रदूषण से जूझ रहे शहर में एयर प्यूरिफायर को लग्जरी वाली चीज मानने से भी इनकार कर दिया
और इसके जवाब में केंद्र सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी कि जीएसटी की दरों पर फैसला जीएसटी काउंसिल करती है और इसमें सभी राज्यों के साथ ही केंद्र सरकार शामिल होती है। इसलिए जीएसटी कम करने पर विचार के लिए 15 दिन का वक्त दिए जाने की मांग की गई, जिस पर हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या 15 दिन तक लोग सांस लेना बंद कर दें। कोर्ट ने बताया इंसान दिन में करीब 21,000 बार सांस लेता है और अगर वो प्रदूषित हवा में सांस लेगा तो इससे होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया जाना चाहिए। कोर्ट ने प्रदूषण के मुद्दे को गंभीर माना और सरकार से एयर प्यूरिफायर पर लगने वाले टैक्स की दरों पर विचार करने के लिए जल्द बैठक बुलाने के निर्देश दिए। साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 दिसंबर की तारीख तय की। उधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की 400 किलो वजन वाली प्रतिमा स्थापित की जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट को यह खास उपहार कर्नाटक से भेजा गया। उस प्रतिमा को राम मंदिर में विशेष निगरानी में रखा गया क्योंकि तंजावुर शैली में बनी वो प्रतिमा भव्य और अद्भुत नजर आई। प्रतिमा के राम मंदिर में पहुंचते ही दर्शन के लिए लोग जमा हो गए और उसे टकटकी लगाए देखते रहे। राम मंदिर में यह प्रतिमा कर्नाटक से भेजी गई। स्वर्ण और रत्नों से जड़ित एक विशेष प्रतिमा रामलला को समर्पित की गई है, जो बेंगलुरु निवासी मूर्तिकार जयश्री फर्नांडिस के तरफ से रामलला को समर्पित की गई। कर्नाटक से अयोध्या पहुंची ये भगवान राम की प्रतिमा राम मंदिर में श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बन गई। यानी ये अद्भुत प्रतिमा 1900 किलोमीटर की यात्रा तय कर कर्नाटक से अयोध्या के राम मंदिर तक पहुंची। डाक विभाग ने उसे राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपा और अब 29 दिसंबर को यह प्रतिमा पूरे विधि विधान के साथ राम मंदिर में स्थापित की जाएगी। उसे बनाने में सोने और चांदी के साथ विशेष नगों का भी इस्तेमाल किया गया। प्रतिमा पर स्वर्ण का लेपन करते हुए तंजावुर शैली का कलाकृति से निर्मित वो विशेष प्रकार का चित्र है। बताया गया ये प्रतिमा करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई। तंजावुर एक दक्षिण भारतीय कला शैली है जो लकड़ी के तख्तों पर बनाई जाती है और उस पर सोने की परत के साथ रत्नों और मोतियों का इस्तेमाल किया जाता है। इस शैली में विशेष रूप से हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। इधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी के एक गांव में उस वक्त दहशत मच गई जब 3 भालू अचानक एक मकान के बाहर पहुंच गए। इस दौरान उनमें 2 भालू घूमते हुए वहां रखे वन विभाग के एक पिंजरे में घुस गए। वो भालू जैसे ही उस पिंजरे के अंदर गए, पिंजरे का दरवाजा नीचे गिर गया। इससे वो बुरी तरह घबरा गए। हालांकि उनमें एक भालू का शरीर आधा बाहर होने की वजह से वो झट से पीछे हट गया। पिंजरे का दरवाजा उसके सिर को छूते हुए बंद हुआ, लेकिन पिंजरे में बैठा दूसरा भालू अंदर ही छटपटाता रहा। बताया गया उत्तरकाशी के मल्ला गांव में भालुओं के आने जाने से दहशत मच गई थी, इसलिए वन विभाग ने पिंजरा रखकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की थी। हालांकि इस भालू को अचानक पिंजरे में कैद होता देखकर बाकी 2 भालू वहां से भाग निकले। उधर मध्य प्रदेश के सीहोर में जन सुनवाई के दौरान एक महिला और उनके पति के बीच जबरदस्त मारपीट हो गई। महिला ने आरोप लगाया कि उनके पति ने दूसरी शादी कर ली और उन्हें छोड़ दिया। और इसी बात पर भड़की महिला की अपने पति से मारपीट हो गई। सबके सामने ही वो एक दूसरे से भिड़ गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिली कि जन सुनवाई के लिए वो लोग अपने परिजनों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे। आरोप लगा कि इस दौरान उनके पति ने अपने दोनों बच्चों को किसी और का बच्चा बताया, जिस पर वो महिला भड़क गई। उनमें बहस के बाद जोरदार मारपीट हो गई। इस दौरान उनके बेटे ने गुस्से में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने उसे रोक दिया। हंगामा बढ़ने पर पुलिस वालों ने किसी तरह बीच बचाव कर उन्हें शांत करवाया। पाकिस्तान सरकार उस वक्त अपने ही घर में बुरी तरह घिर गई जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की कार्रवाई को मौलाना फजलुर रहमान ने जायज ठहरा दिया। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम नाम की राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं। उसके अलावा उनकी पहचान एक मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर भी है और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के हमलों की तुलना अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हमलों से कर दी। तो हिंदुस्तान आपसे कहता है कि मैंने बहावलपुर में हमला किया है, मैंने मुरीद के में हमला किया है, मैंने कश्मीर में हमारे खिलाफ कार्रवाइयां करने वालों के मराकज पे हमले किए हैं। आप उस पर एतराज क्यों कर रहे हैं? पिछले कुछ महीनों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तनाव के हालात हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई इलाकों में बमबारी करते हुए आतंकी संगठनों को निशाना बनाने का दावा किया था। पाकिस्तान का दावा यह था कि आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके पाकिस्तान पर हमले कर अफगानिस्तान में चले जाते हैं, इसलिए उसे अफगानिस्तान पर हमलों के लिए मजबूर होना पड़ा। और पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि उसने अफगानिस्तान में सिर्फ टीटीपी के ठिकानों पर हमले किए थे।
पाकिस्तान के इसी रुख को बुनियाद बनाकर मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की सरकार और उसके आर्मी चीफ को घेर लिया और अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हमलों की तुलना भारत के ऑपरेशन सिंदूर से कर दी। अपने दुश्मन के मराकज पर स्ट्राइक किया है और आप इसको एक जायज बयानिया कहते हैं, तो हिंदुस्तान आपसे कहता है कि मैंने बहावलपुर में हमला किया है, मैंने मुरीद में हमला किया है, मैंने कश्मीर में हमारे खिलाफ कार्रवाइयां करने वालों के मराकज पे हमले किए हैं। आप उस पर एतराज क्यों कर रहे हैं? और यह बयान मौलाना फजलुर रहमान ने कराची में हुई एक कॉन्फ्रेंस में दिया। मजलिस इत्तेहाद उम्मत पाकिस्तान नाम की इस कॉन्फ्रेंस में पूरे पाकिस्तान से धर्मगुरुओं और समाज सेवियों को बुलाया गया था। कॉन्फ्रेंस का विषय पाकिस्तान में एकता और सामाजिक और राजनीतिक बदलावों को रखा गया था। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की सेना की दोगली नीति की पोल खोलकर रख दी। मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम के पास पाकिस्तान की संसद में 10 सदस्य हैं और इमरान खान की पार्टी के बाद उनकी पार्टी वहां की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। इसीलिए उनके बयान के बाद पाकिस्तान में सियासी बवाल मच गया। पाकिस्तान पर भारत की कार्रवाई को सही ठहराने वाला उनका बयान सुर्खियां बटोरने लगा। उन्होंने साफ किया कि या तो अफगानिस्तान में की गई कार्रवाई को पाकिस्तान गलत माने या फिर भारत के ऑपरेशन बहावलपुर को भी सही, ऑपरेशन सिंदूर को भी सही कहना शुरू कर दे। आप उस पर एतराज करते हैं और इधर से आपका यही इल्जाम अफगानिस्तान के हवाले से है, दोनों में आप कैसे मुताबिकत पैदा करेंगे? यानी आतंकियों के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के झूठ का गुब्बारा उसके ही देश में फूट गया। भारत ने मई महीने में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के बहावलपुर और मुरीद के समेत कई शहरों में आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया था। उधर हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद बांग्लादेश में हिंदू परिवारों के मकानों पर भी खौफनाक हमले किए गए। आरोप लगा कि चटगांव के सुल्तानपुर इलाके में हमलावरों ने 2 हिंदू परिवारों के घरों को पहले बाहर से बंद किया, फिर पेट्रोल डालकर उन्हें आग के हवाले कर दिया। और इसके बाद तो उन दोनों घरों में मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई, क्योंकि वो लोग अपने ही घरों के अंदर कैद होकर रह गए और धधकती लपटों ने उन्हें घेर लिया। आरोप लगा कि हमलावरों ने उन दोनों हिंदू परिवारों के घरों पर लगे दरवाजों को बाहर से बंद कर दिया था और उनके घरों में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बताया गया कि वहां सो रहे लोगों ने बांस और टिन की बनी दीवारों को किसी तरह काटा और बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, लेकिन आगजनी में उनके घर जलकर राख हो गए। इसके साथ ही घरों के अंदर रखा कीमती सामान भी जल गया, क्योंकि आरोप लगा कि रात में हमलावरों ने हिंदू परिवारों के घरों में आग लगाई और वहां से फरार हो गए। टोटल ক্ষতি অনুমানে 15 থেকে 10 লাখ টাকা এরকম, কারণ ক্যাশ ছিল 55,000 টাকা। उन दोनों हिंदू परिवारों के घरों पर हुए हमले के बाद वहां टिन शेड और कंक्रीट से बने खंबे ही बच पाए। चटगांव के सुल्तानपुर इलाके में हुए इस हमले के बाद उन परिवारों के लोग रोते बिलखते दिखाई दिए और उन्होंने अपनी सुरक्षा की चिंता जताई। इस मामले में बांग्लादेश की पुलिस ने केस दर्ज करने का दावा किया, लेकिन किसी हमलावर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। वहीं मशहूर लेखिका और मानवाधिकार कार्यकर्ता तस्लीमा नसरीन ने दोषियों की गिरफ्तारी और हिंदू परिवारों की सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश सरकार पर सवाल उठाए। और इस सब के बीच बांग्लादेश के छात्र नेता उस्मान हादी के भाई ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को चेतावनी दे दी। हादी के भाई ने मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और इतना ही नहीं, उस्मान हादी के भाई ने उन पर हत्या की साजिश रचने का भी आरोप लगा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने आने वाले चुनाव को रद्द करवाने के लिए यह साजिश रची थी। उस्मान हादी के भाई ने अपने भाई की हत्या के लिए सीधा बांग्लादेश की सरकार को जिम्मेदार ठहराया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी न होने पर इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। সরকারকে অনুরোধ করব, দ্রুত খুনিদেরকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করুন, নির্বাচনের পরিবেশকে যাতে বিঘ্ন না হয়, খুনির বিচার করুন। আপনারাই উসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন। 12 दिसंबर को ढाका में उस्मान हादी को गोली मार दी गई थी। बाद में उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था, लेकिन 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई थी। हादी की मौत के बाद पूरे बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए और इस बीच बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को निशाना बनाए जाने के विरोध में भारत में हो रहे प्रदर्शनों ने थमने का नाम नहीं लिया। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में विश्व हिंदू परिषद के अलावा भी कई हिंदूवादी संगठनों के लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हिंदूवादी संगठनों ने एक पुतला फूंका और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
गोरखपुर की ही तरह कानपुर में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर एक बैनर लेकर चलते नजर आए। गोरखपुर और कानपुर के अलावा लखनऊ में भी विश्व हिंदू रक्षा परिषद नाम के हिंदूवादी संगठन के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने इस मामले में भारत सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया और अपने हाथों में भगवा झंडे लेकर नारे लगाते सुनाई दिए। बांग्लादेश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वहां उन लोगों के हाथों में अलग अलग तख्तियां दिखाई दी और उन तख्तियों में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खिलाफ नारे लिखे नजर आए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के अलावा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी जोरदार प्रदर्शन हुआ। वहां विश्व हिंदू परिषद के साथ कई हिंदूवादी संगठनों के नेता सड़क पर इकट्ठा हुए और उन्होंने एक पुतला दहन किया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और उनके समर्थन में अपनी आवाज उठाई। जबकि बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच वहां के ग्लोबल टीवी नाम के न्यूज चैनल की संपादक को कट्टरपंथियों ने धमकी दे डाली। ग्लोबल टीवी न्यूज चैनल की संपादक नाजनीन मुन्नी ने न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए बताया कि कुछ लोग उनके दफ्तर में दाखिल हुए और उन्हें हटाने की मांग की और ऐसा न करने पर ग्लोबल टीवी न्यूज चैनल के दफ्तर को जलाने की धमकी दी गई। उन्होंने मैनेजमेंट को धमकी दिया, if they didn't remove me, they will burn the house because the Daily Star and Pratham Alo already burned. बांग्लादेश के ग्लोबल टीवी न्यूज चैनल की संपादक नाजनीन मुन्नी ने न्यूज 18 इंडिया से बात की। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने मीडिया पर दबाव बनाने की कोशिश की। इसी बीच ढाका में मौजूद उनके दफ्तर में घुसकर धमकी दी गई। यानी बांग्लादेश में हिंसा के बीच कट्टरपंथियों ने मीडिया को भी निशाने पर ले लिया। इससे पहले वहां के सबसे बड़े अखबार द डेली स्टार और प्रथम आलो के ऑफिस में भी तोड़फोड़ की गई थी और प्रदर्शनकारियों ने वहां आगजनी भी की थी। इस दौरान बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार और प्रथम आलो के ऑफिस में मौजूद पत्रकार अंदर फंसे रह गए थे। लेकिन इस घटना के बाद वहां के ग्लोबल टीवी न्यूज चैनल की संपादक नाजनीन मुन्नी को भी धमकी दे दी गई और उन्हें संपादक के पद से हटाने की मांग की गई। हम लोग थोड़ा सा नर्वस हो गया, ऑल द जर्नलिस्ट। प्रथम आलो डेली स्टार, द पावरफुल एंड द बिगेस्ट एंड पॉपुलर न्यूज हाउस, उन लोगों को बर्न किया। हम लोग तो छोटा है। न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए नाजनीन ने बताया कि इससे पहले सोशल मीडिया पर लगातार उन्हें धमकियां मिल रही थी। इसकी जानकारी उन्होंने ढाका पुलिस को दे दी। उधर कनाडा के टोरंटो में भारतीय मूल की एक महिला की हत्या से हड़कंप मच गया। कनाडा के टोरंटो में भारतीय मूल की एक महिला का शव मिलने के बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया। हिमांशी खुराना नाम की महिला की हत्या का आरोप उनके साथी बताए जा रहे अब्दुल गफूरी पर लगा। पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दिल्ली मेट्रो के 3 नए कॉरिडोर को मंजूरी दे दी गई। इनमें एरो सिटी से टर्मिनल 1, कालिंदी कुंज से तुगलकाबाद और कर्तव्य भवन कॉरिडोर शामिल है। दावा किया गया कि इन कॉरिडोर के बनने के बाद रोजाना लगभग 2 लाख लोगों को यात्रा में सुविधा होगी। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो ने 6100 किलो वजनी अमेरिकी सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च की। भारत से भेजी गई ये सबसे भारी सैटेलाइट है। इसके जरिए धरती पर कहीं से भी बिना टावर वीडियो कॉल करने की सुविधा मिलेगी। सौभाग्य की एक बात यह कि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन सबसे काम की खबर जो हुई उस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। वो खबर है उस कारनामे की जो इसरो ने कर दिखाया है। बता रहे हैं कि जल्द ही ऐसा कमाल होने वाला है कि मोबाइल के सिग्नल के लिए टावर कहां लगाओ उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिग्नल सीधा आसमान से आएगा। और यह कारनामा भारत की स्पेस एजेंसी ने कर दिखाया है। बाहुबली को लॉन्च करके, जैसे बाहुबली फिल्म ने तहलका मचाया था, यह भी उसी लेवल का तहलका मचाने वाली खबर है। LVM-3 रॉकेट से ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट की लॉन्चिंग हुई है। इसका मतलब समझ रहे हैं? सीधा मतलब यह है कि इससे कहीं भी इंटरनेट चल जाएगा, कहीं से भी वीडियो कॉल हो जाएगी। उसके लिए कोई सैटेलाइट फोन नहीं चाहिए होगा, आप वाले मोबाइल फोन से ही हो जाएगा। यानी आप वाला स्मार्टफोन कहीं पर भी चल जाएगा, टावर हो ना हो, नेटवर्क हर जगह आएगा। यह बहुत ही बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इसको समझने की जरूरत है और बाकी लोगों को भी समझाइएगा कि यह कैसे होगा। ये तो आप जानते ही हैं इसरो क्या है। यह भारत की एजेंसी है जो अंतरिक्ष में रॉकेट सैटेलाइट भेजने का काम करती है। इसरो के रॉकेट से सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजी जाती है। अब तक इसरो ने कई सफल लॉन्चिंग की हैं,
जैसे चंद्रयान, मंगलयान वगैरह आप सब जानते ही हैं। अब ये नई वाली भी बहुत खास है। श्रीहरिकोटा से इसरो ने अपना सबसे ताकतवर रॉकेट लॉन्च किया। नाम दे रहे हैं बाहुबली, ऑफिशियली तो टेक्निकल नाम LV-M3-M6 है। इसे बाहुबली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत भारी सामान अंतरिक्ष तक उठाकर ले जा सकता है रॉकेट। इस रॉकेट ने एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जिसका नाम है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2। तो ये सैटेलाइट अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल की है, लेकिन इसरो ने इसे लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट है करीब 6100 किलो की। 6100 किलो का मतलब यह अब तक की सबसे भारी सैटेलाइट है जिसे किसी भारतीय रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया है। मतलब जैसे एक हाथी को उठाना और अंतरिक्ष में छोड़कर आना हो, यह वैसा ही काम था और यह सफलतापूर्वक हो गया। इसरो ने यह करके पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया। लेकिन मुख्य बात क्या है इसमें? मुख्य बात यह है कि यह सैटेलाइट करती क्या है वो देखना है। तो यह कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और कम्युनिकेशन सैटेलाइट तो बहुत होती हैं, बातचीत और इंटरनेट के लिए इनका इस्तेमाल होता है, लेकिन यह कोई सामान्य कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं है। यह स्पेस बेस्ड सेल्यूलर कनेक्टिविटी देगी। स्पेस बेस्ड सेल्यूलर कनेक्टिविटी क्या मतलब हुआ इसका? मतलब यह आपके मोबाइल फोन को सीधे अंतरिक्ष से कनेक्ट कर देगी। अभी क्या होता है, आपके मोबाइल फोन को मोबाइल टावर से सिग्नल मिलता है। सिग्नल जो आता है वो मोबाइल टावर से आता है और अलग अलग मोबाइल टावर लगे हुए हैं, ये सेल्स हैं, ये इसलिए सेल्यूलर कहते हैं। लेकिन अगर आप कहीं दूर के गांव में हैं, दूर दराज के इलाके में हैं, पहाड़ पर हैं, समुद्र में हैं, वहां टावर नहीं होता, फोन काम नहीं करता। ये सैटेलाइट आपके फोन को बिना टावर के सिग्नल देगी। इंटरनेट भी काम करेगा, वो भी ऐसा कि वीडियो कॉल तक कर लो, 5G तरह की स्पीड, 5G जैसी स्पीड, वीडियो भेज दो, वीडियो देख लो, सब कुछ कर लो, सीधे आसमान से सिग्नल आएगा, कोई टावर नहीं। और ये आपके साधारण स्मार्टफोन पर काम करेगा। अभी सैटेलाइट फोन से ये हो सकता है, लेकिन ये करने के लिए स्पेशल सैटेलाइट फोन नहीं चाहिए होगा। सीधा आपके स्मार्टफोन में, जैसे अगर कोई किसान है, किसी दूर के गांव में रहता है, दूर दराज के, वहां मोबाइल सिग्नल कमजोर है, क्योंकि कई जगह तो टावर लगाना मोबाइल कंपनियों के लिए भी फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि दूर दूर तक इक्का दुक्का लोग ही होते हैं, तो इतने टावर नहीं लगते वहां। तो वहां कोई मौसम की खबर नहीं दे पाता, फसल के दाम नहीं जान पाता। अब इस सैटेलाइट से आप कहीं से भी इंटरनेट चला सकते हैं, 5G की तरह वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब वगैरह चला सकते हैं, सब कुछ भी कर सकते हैं। कोई छात्र अगर दूर दराज के इलाके में है, वो भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है। दूर दराज के स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं, दूर दराज के स्कूलों में सिग्नल जा सकता है, अच्छा सिग्नल मिल सकता है। और आपदा के समय में तो यह बहुत काम आ सकता है। बाढ़ आ जाती है, टावर काम नहीं करते, बिजली नहीं होती, टावर भी बिजली से चलता है। बाढ़ आ जाती है, टावर काम नहीं करते या टावर गिर जाते हैं, भूकंप में टावर गिर जाते हैं, और वहां पर जब ऐसी आपदा होती है तो और ज्यादा जरूरत होती है कम्युनिकेशन की, संपर्क करने की। लोगों तक लोग मदद नहीं मांग पाते, पता नहीं चल पाता लोग कहां हैं, उनको मदद कैसे पहुंचे, उनके फोन काम नहीं कर रहे होते। अब सैटेलाइट से फोन काम करेगा, लोग मैसेज भी भेज सकेंगे, मदद उन तक पहुंच सकेगी, वो लोकेशन भी बता पाएंगे हम कहां पर हैं। या जैसे मछुआरे समुद्र में जाते हैं, अब समुद्र के अंदर तो टावर नहीं होता, सिग्नल नहीं होता, वो भी परिवार से भी बात कर सकेंगे। और न सिर्फ परिवार से बात कर सकेंगे, कोई तूफान है, कोई साइक्लोन है, किसी चीज की चेतावनी देनी है, वो सब सीधा उन तक पहुंच सकेगी। क्योंकि कहीं भी पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब में कहीं भी सिग्नल जा सकेगा। दूर दराज के इलाकों में डॉक्टर मरीजों की रिपोर्ट ऑनलाइन भेज सकते हैं, लैब तक भेज सकते हैं, स्पेशलिस्ट से सलाह ले सकते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं जो सिर्फ शहरी इलाकों में या उन इलाकों में हैं जहां मोबाइल का सिग्नल है, वो सब जगह पहुंच सकती हैं। बहुत सी जगहों पर नहीं हो पाता है अभी तक, बहुत सी आपदा की स्थितियों में नहीं हो पाता है क्योंकि सिग्नल नहीं होता है। आपको लगता है कि सिग्नल तो सब जगह है, लेकिन पूरे भारत में अब भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको इंटरनेट पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। ग्रामीण इलाकों में 40% लोगों के पास अब भी अच्छा इंटरनेट नहीं पहुंचा है। यह सैटेलाइट उस गैप को भर देगी और यह ब्रॉडबैंड सिग्नल देगी, तेज इंटरनेट 5G लेवल का, जिससे वीडियो कॉल हो सके, ऑनलाइन शॉपिंग हो सके। अब देखिए शॉपिंग कहां कहां तक पहुंच सकती है। कई जगह तो इसलिए नहीं हो पाती ऑनलाइन शॉपिंग, या ऑनलाइन का कोई काम नहीं हो पाता, बैंकिंग नहीं हो पाती, क्योंकि सिग्नल ही नहीं है। यानी वो सब हो सकेगा जो अभी बड़े शहरों में ही पॉसिबल है।
और ये जो लॉन्चिंग हुई है उसने भारत को उन चुनिंदा देशों की लीग में खड़ा कर दिया है जो इतनी भारी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। 6100 किलो अमेरिका की कंपनी ने अपनी इस 6100 किलो की सैटेलाइट को भेजने के लिए इसरो पर भरोसा किया और इसरो भरोसे पर खरी उतरी। ये एक बड़ा मील का पत्थर है। स्पेस इंडस्ट्री में भारत एक बड़ा खिलाड़ी बन गया, ये साफ दिख रहा है। हम अपनी सैटेलाइट तो अपने रॉकेट में लोड करके अंतरिक्ष में भेज ही रहे थे, अब हम दूसरे देशों की भी कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी और अहम सैटेलाइट लेकर जा रहे हैं। कई आकलन यह है कि 2030 तक भारत की स्पेस इकोनॉमी 10,000 करोड़ डॉलर की हो सकती है। इस देश में हरित क्रांति आई, वो पढ़ते हैं इतिहास में, फिर आईटी क्रांति आई जो आपने देखी, ये स्पेस क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। चंद्रयान 3 चांद पर उतरा, वो आपने देखा, दुनिया ने देखा। अब इसरो ने ये कर दिखाया है। पर्यावरण पर उतनी बातें होती हैं, ये वाला इंटरनेट जब आ जाएगा तो टावर कम लगाने पड़ेंगे, बिजली कम लगेगी, बहुत से ऐसे फायदे हैं जो अभी नजर नहीं आ रहे हैं। तो बहुत कुछ है जो ठीक करना है, बहुत कुछ है जिसमें अभी देश को आगे जाना है, बहुत कुछ है जिसमें कई देश हमसे आगे निकल गए हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जहां हम नई सीमाएं लांघ रहे हैं। इसरो को सलाम कीजिए, अपने वैज्ञानिकों को सलाम कीजिए। 100 बात की एक बात। इधर राजस्थान के धौलपुर में मामूली झगड़े को लेकर 2 सगे भाइयों में खूनी झड़प हो गई। राजस्थान के धौलपुर के सरानी खेड़ा गांव में एक मकान के झगड़े को लेकर 2 भाइयों में जबरदस्त मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में करीब 6 लोग घायल हो गए और उन्हें तुरंत अस्पताल में ले जाना पड़ा। राजस्थान के 12 के डडवाड़ा गांव में बांध बनाने के काम में लापरवाही बरती जाने के आरोपों के बाद बीजेपी विधायक राधेश्याम बैरवा ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। बताया गया कि ग्रामीणों की शिकायत पर वो निर्माण के काम की जांच करने पहुंचे थे और गड़बड़ी मिलने पर उन्होंने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला अस्पताल की नई क्रिटिकल केयर यूनिट के लिए सामान खरीदने में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। सिविल सर्जन ने डीएम को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया गया। दावा किया गया कि क्रिटिकल केयर यूनिट को तैयार करने में लाखों रुपए का घोटाला किया गया।